friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10 science subject CG board chapter 3rd heat and temperature then lecture 7 and today's topic that convection. Okay, हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 उष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर 7 जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कन्वेक्शन, जिसको हिंदी में संवहन भी कहते हैं। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग कन्वेक्शन के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज नोन ऑफ द कन्वेक्शन। आफ्टर दैट वी विल गो एट दिस पर्टिकुलर ऑफ द टॉपिक। ओके, कन्वेक्शन heat transmission through liquids to gases occur by this method. Heat transmission through liquids and gases continues till every part of it attains the same temperature. अर्थात इस विधि अर्थात विकिरण में संवहन में क्या होता है, तो इस विधि में गैसों तथा द्रव में उष्मा का संचरण होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि कन्वेक्शन के द्वारा क्या होता है, गैसों तथा द्रव में उष्मा का संचरण होता है। गैसीय तथा द्रवों में उष्मा का संचरण तब तक होता है जब तक इसका ताप एक समान नहीं हो जाता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि ऊष्मीय संचरण की इस विधि में उष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाले स्थान से निम्न ताप वाले स्थान की ओर माध्यम के कणों की सहायता से होता है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि इसमें माध्यम के कण स्वयं अपनी स्थितियां छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि व्हाट इज नोन ऑफ द कन्वेक्शन अर्थात संवहन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3, क्रियाकलाप 3। ओके, तो चलिए इसको हम लोग क्या है क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि कन्वेक्शन क्या होता है। ओके, प्रोसीजर अर्थात विधि। ओके, fill a flask with water and heat it on a spirit lamp. ओके, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम लोग एक फ्लास्क में पानी भरते हैं और स्पिरिट लैंप पर उसको गर्म करते हैं। Add a few drops of ink in the flask. उसके पश्चात इसमें थोड़ी मात्रा में सहाय की बूंद डालते हैं। Can you see convection currents? क्या आप इसमें संवहन रेखा देख सकते हैं? तो हाँ, हम इसमें संवहन धारा देख सकते हैं अर्थात संवहन रेखाएं देख सकते हैं। कैसे? तो चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं, फिगर 7 कन्वेक्शन लाइन्स विल लुक लाइक दिस। अर्थात चित्र 7 संवहन धारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या है, एक स्प्रिंट लैंप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लास्क में क्या करते हैं, पानी रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। उसके पश्चात क्या करते हैं, इसके ऊपरी स्तर में क्या करते हैं, हम लोग स्याही अर्थात इंक को रखते हैं। ओके, तो जिस प्रकार से हम लोग इसको संवहन धारा देख सकते हैं। ओके, तो इसका प्रोसेस कैसे होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो स्प्रिंट लैंप है इसमें क्या देते हैं, हम लोग इसको उष्मा देते हैं इस पात्र में रखे हुए बर्तन को अर्थात जो क्या होता है फ्लास्क को। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो जो निचले स्तर का जो पानी होता है वह सबसे पहले गर्म होता है। ओके, गर्म होने के कारण क्या होता है, वह हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गर्म पानी होता है क्या होता है, वह ऊपर की ओर उठता है, साथ में क्या होता है ऊपर की ओर गमन करता है। ओके, परंतु जो ऊपर इसमें इस बस्ते जो पानी होता है क्या होता है, वह क्या होता है ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण वह भारी होता है, जिसकी वजह से वह नीचे आता है। ओके, तो जैसे कि इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो ऊपरी स्तर का जो सहाय हो रहा है क्या है, नीचे आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, जो माध्यम की कण क्या है एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहा है, वह गमन कर रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग संवहन धारा को देख सकते हैं। ओके, तो यह किसके कारण होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि यह कन्वेक्शन अर्थात संवहन के कारण होता है। ओके, तो चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग संवहन धारा को देख सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पानी लिया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक गिलास पानी लिया है। ओके, अब इस पानी में क्या करते हैं हम लोग, चलिए इंक को ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक पेन का यहाँ इंक ले रहा हूँ, तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग इंक को ऐड करते हैं।
जैसे कि इस पानी में हम लोग देख सकते हैं कि इंक को क्या करते हैं हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखा देता है। ओके, अब चलिए इसके प्रोसेस को समझते हैं। ओके, तो जब इस पात्र को क्या करते हैं हम लोग गर्म करते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, जो निचले स्तर का जो पानी होता था, जो यहाँ का जो पानी होता है क्या होता है, सबसे पहले गर्म होता है। ओके, तो गर्म होने के कारण क्या होता है, वह हल्का हो जाता है। हल्का होने के कारण क्या होता है, वह ऊपर की ओर गमन करता था, इस ओर गमन करता है। और जो ऊपर स्तर का जो साहिब वाला जो पानी होता है, जो ऊपर स्थित का जो पानी होता है क्या होता है, वह ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण वह भारी होता है, जिसकी वजह से वह नीचे की ओर गमन करता था। इस प्रकार से हम लोग क्या है इसमें संवहन धाराएं को देख सकते हैं। ओके, तो ये जो क्या होता है स्याही होता है, जब इसको गर्म करते हैं तो ऊपर का क्या होता है, हम लोग नीचे की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यह किसके कारण होता है, तो यह संवहन के द्वारा होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि व्हाट इज टू ऑफ द संवहन अर्थात संवहन क्या होता है एवं किस प्रकार से हम लोग संवहन धारा को देख सकते हैं। ओके, on heating a liquid in a flask, the liquid near the base warms up quickly, becomes lighter and lighter. फ्लास्क में द्रव लेकर गर्म करने पर जो केंद्रीय का जो द्रव होता है क्या होता है, वह शीघ्र गर्म हो जाता है और हल्का होकर ऊपर की ओर उठता है। ओके, its place is taken by the heavier cold liquid, अर्थात जो इसका स्थान क्या होता है, जो ऊपर में स्थित जो भारी द्रव क्या होता है इसका स्थान ले लेता है। ओके, चूंकि ऊपर का जो पानी होता है क्या होता है वह ठंडा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वह भारी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वह नीचे की ओर गमन करता है। ओके, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ द होल लिक्विड इज सेम। ओके, तो यह प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक सारे द्रव का जो तापमान है वह समान नहीं हो जाता। दिस वे कन्वेक्शन करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो इस प्रकार से इसमें क्या संवहन धाराएं चलने लगती हैं। हीट ट्रांसफर इन गैसेस एंड लिक्विड टेक्स प्लेस इन द सेम वे। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि गैसों व द्रवों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वह इसी प्रकार से संभव है, अर्थात जो गैसों एवं ऊष्मा जो गैसों व द्रव में ऊष्मा का जो संचरण किसके द्वारा होता है, तो वह कन्वेक्शन अर्थात संवहन के कारण होता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन अर्थात प्रश्न, Can you explain why heat transfer cannot take place by the process of convection in solid substances? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा क्यों नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई हीट ट्रांसफर कैन नॉट टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इन सॉलिड सब्सटेंसेस। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया आ गया होगा। तो चलिए फिर भी इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ठोसों में क्या होता है, उसमें केवल चालन अर्थात कंडक्शन ही संभव होता है। क्यों? क्योंकि ठोसों में क्या होता है, जो किसी भी जो कंपोनेंट्स का जो पार्टिकल होता है क्या करता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं होता है, वह अपने स्थान से हटे बिना क्या करता है, ऊष्मा का संचरण करता है। परंतु कन्वेक्शन में क्या होता है, इसमें जो पदार्थ के जो कण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा नहीं हो सकता। देयरफॉर वी कैन से दैट द ट्रांसफर ऑफ हीट कैन नॉट टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इन सॉलिड सब्सटेंसेस। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। यू कैन ऑब्जर्व कन्वेक्शन प्रोसेस इन सेवरल नेचुरल फिनोमिना। संवहन को आप प्रकृति की कई घटनाओं में भी देख सकते हैं। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है, संवहन की जो घटना है उसको क्या हम लोग डेली बेसिस में भी क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि खाना बनाते हैं। ओके, तो खाना बनाते वक्त क्या होता है, तो वहां पर भी क्या होता है, कन्वेक्शन का यूज होता है, संवहन धारा चलती है। ओके, तो किसी भी पात्र को जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, या फिर गर्म पानी करते हैं, या फिर चाय बनाते हैं, या फिर किसी भी कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो द्रव या फिर जो गैस होता है क्या होता है, सबसे पहले जो निचले स्तर का जो द्रव होता है सबसे पहले गर्म होता है, उसके पश्चात ऊपर की ओर उठता है, और जो ऊपर में बचते जो पानी या फिर जो द्रव या फिर गैस होता है वो क्या करता है, वह हल्का होने के कारण वह नीचे की ओर आता था। इस प्रकार से क्या है, हम लोग संवहन धारा को अपने डेली बेसिस में अनुभव कर सकते हैं। ओके, The sand on the river coast gets warm during daytime. ओके, तो चलिए इसी प्रकार से क्या है एक उदाहरण को समझते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है, द सैंड ऑन द रिवर कोस्ट गेट्स वार्म ड्यूरिंग द डे टाइम, अर्थात नदी तट की जो नदी तट की जो रेत होता है दिन के समय में जल्द ही गर्म हो जाता है। ओके,
दिस रिजल्ट इन वार्मिंग अप ऑफ द एयर अबव द वार्म सन, अर्थात इस प्रकार से जिस कारण रेत के ऊपर की हवा क्या होता है, गर्म होकर ऊपर उठती है और नदी से आने वाली ठंडा हवा इसकी जगह ले लेता है। ओके, the sand on the river coast gets warm during daytime. This results in warming up of the air above the warm sun. This warm air rises up and is replaced by cold breeze coming from the sea. अर्थात जो नदी तट की जो रेत होता है क्या करता है, वह दिन के समय में जल्दी गर्म हो जाता है, जिस कारण से जो रेत के ऊपर की हवा होता है क्या करता है, वह गर्म होकर ऊपर उठता है और नदी से आने वाली ठंडी हवा इसका जगह ले लेता है। ओके, in a similar way the sun gets colder during night time while the air above the sea water is warm. ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, रात के समय में क्या होता है, रेत जल्द ही ठंडा हो जाता है जबकि नदी का पानी थोड़ा गर्म रहता है। This warm air above sea rises and is replaced by the colder air from the sun. अतः नदी के ऊपर की जो गर्म हवा होता है क्या करता है, वह ऊपर उठ जाता है जिसका स्थान रेत के ऊपर की शीतल हवा ले लेता है। दिस वे द साइकिल ऑफ लैंड ब्रिज एंड द ब्रिज कंटिन्यूस। तो इस प्रकार से जो हवा का जो चक्र है वह चलता रहता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, हमें समझ आया होगा। ओके, तो यदि आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो चलिए इसको हम लोग इमेज के द्वारा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र में देख सकते हैं फिगर 8 वाइंड साइकिल, अर्थात चित्र 8 हवा का चक्र। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं डे को प्रदर्शित करता, दिन को एवं जो है नाइट अर्थात रात को प्रदर्शित करा। तो चलिए इसमें समझते हैं कि जो हवा का जो क्या होता है प्रवाह किस प्रकार से होता है। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हवा का जो प्रवाह होता है, जो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ओके, इसके साथ ही हम लोग जानते हैं कि जो सैंड था, जो रेत का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वह क्या होता था, जो स्पेसिफिक हीट होता है वह कम होता है जिसकी वजह से वह जल्द गर्म एवं जल्द ही ठंडा होता है। इसी प्रकार से जो पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा था स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक हीट होता है वह क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है जिसकी वजह से वह देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वह सबसे अधिक होता है जिसकी वजह से जो पानी होता है वह देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जो इमेज है इसके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हॉट सैंड, हॉट एयर, इसी प्रकार से कोल्ड वाटर ऑफ रिवर एंड कोल्ड एयर, ये क्या है डेटा के। चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। ओके, चूंकि हार्ड स्टैंडर्ड था, जो रेत होता है क्या करता है दिन के समय में क्या होता है, इसका विशिष्ट ऊष्मा कम होने के कारण वह जल्द ही गर्म होता है। गर्म हो जाने के कारण इसका जो हॉट एयर था, जो गर्म होता है क्या होता है, वह नदी की ओर बहता है। ठीक इसी प्रकार से कोल्ड वाटर ऑफ रिवर था, जो नदी का जो पानी होता है वह ठंडा होता है जिसकी वजह से जो नदी का एयर होता है वह रेत की ओर बहाता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम लोग नाइट में बात करें तो जो सैंड होता है कूल सैंड, जहां पर देख सकते हैं कूल सैंड, कोल्ड एयर, इसी प्रकार से प्रदर्शित है हॉट वाटर ऑफ रिवर एंड हॉट एयर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो सैंड होता था, जो रेत का विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट कम होता है जिसकी वजह से वह जल्द ही गर्म एवं जल्द ही ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेत होता है वह रात के समय में जल्दी ठंडा हो जाता है जिसकी वजह से जो इसका जो ठंडा हुआ होता है वह नदी की ओर बहता है। ठीक इसी प्रकार से हॉट वाटर ऑफ रिवर, चूंकि दिन के समय में क्या होता है, जो नदी का जो पानी क्या करता है वह क्या करता है, ऊष्मा को ऑब्जर्व करता था, ऊष्मा को अवशोषित करता है जिसकी वजह से वह गर्म होता है। किंतु इसका जो विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण क्या होता है, वह फिर भी गर्म होता है, अर्थात इसको ठंडा होने में क्या लगता है, समय लगता है जिसकी वजह से यह गर्म होता है। इस प्रकार से इसका जो हॉट एयर होता है अर्थात गर्म हवा होता है वह कूल सैंड अर्थात वह जो रेत की ओर बहाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से यह वाइंड साइकिल अर्थात हवा का चक्र चलता था। इस प्रकार से दिन एवं रात के समय ये जो हवा का जो प्रोसेस है वह चलता रहता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है रेडिएशन अर्थात विकिरण। ओके, तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज नोन ऑफ द रेडिएशन अर्थात विकिरण क्या होता है। ओके,
radiation. Okay, so let's understand about what is known of the radiation. Okay, तो चलिए समझते हैं कि रेडिएशन क्या होता है. Okay, radiation. In this mode, heat is transmitted in a straight line path. No medium is required for this mode of transmission. When the heat radiations are made to include on a surface and the surface observes it, then the surface is called good observer. अर्थात विकिरण के द्वारा उष्मा किसी तल पर पड़ती है और तल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तब उसे उष्मा का अच्छा अवशोषक कहते हैं. साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि विकिरण के द्वारा उष्मा का संचरण एक सरल रेखा में होता है. ओके, इसके साथ ही हम लोगों ने जाना था कि विकिरण क्या होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा. ऊष्मीय संचरण की इस विधि में उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम के पहुंच जाता है. अर्थात विकिरण में क्या होता है, उष्मा के प्रवाह के लिए किसी भी मीडियम अर्थात किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है. ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा ही आता है. ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि व्हाट इज नोन ऑफ द रेडिएशन अर्थात विकिरण क्या होता है. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. डज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी ऑलवेज रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम. क्या उष्मा संचरण के लिए सदा ही किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो नहीं. ओके, so that's why we can say that the transfer of heat energy always not require a material medium. अर्थात उष्मा का संचरण के लिए सदा किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है. Think about the heat obtained through the sun. सूर्य से आने वाली उष्मा के बारे में विचार कीजिए. Air is absent in space, then how do we receive the heat from the sun? ओके, तो ब्रह्मांड में वायु की क्या है, उपस्थिति नहीं है, तो फिर सूर्य की उष्मा हमारे तक कैसे पहुंचता है, तो वह रेडिएशन अर्थात विकिरण के द्वारा क्या हमारे तक पहुंचता है. अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि उष्मा संचरण के लिए ज्यादा किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है. ओके, लाइक लाइट एनर्जी ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी कैन आल्सो टेक प्लेस इन वैक्यूम. प्रकाश की तरह उष्मा का भी संचरण वैक्यूम अर्थात निर्वात में हो सकता है. ओके, अब ये वैक्यूम अर्थात निर्वात क्या होता है, तो ऐसे स्थान जहां पर हवा नहीं होता है उसको क्या बोलता है, वैक्यूम या फिर निर्वात कहते हैं. ओके, तो इस प्रकार से क्या है, प्रकाश की तरह उष्मा का संचरण क्या है, निर्वात में भी हो सकता है, जहां पर हवा नहीं हो फिर भी वहां पर उष्मा का संचरण हो सकता है. ओके, थ्रू रेडिएशंस हीट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक लाइट. विकिरण द्वारा उष्मा प्रकाश की चाल से सरल रेखाओं में संचरित होता है. Heat is transferred in all directions uniformly. Okay, तो किसी भी गर्म वस्तु में से उष्मा क्या सभी दिशाओं में बराबर रूप से संचरित होता है. To see this, put your hands around a bulb, a lantern or a lamp. You will feel equal warmth in all directions. अर्थात इसको हम लोग क्या है, हम लोग डेली बेसिस में ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यह देखने के लिए हम लोग एक बल्ब, लालटेन या लैंप अथवा दिए के आसपास अपने हाथ को रखते हैं तो हमको चारों ओर समान रूप से गर्माहट महसूस होगा. कैसे, तो चलिए इसको प्रैक्टिकल वे में समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी कंपोनेंट जैसे कि लाइट हो गया था, बल्ब या लैंप या फिर लालटेन या फिर दियो के आसपास अपने हाथ को रखते हैं तो किस प्रकार से हमको समान रूप से गर्माहट महसूस होता है. तो चलिए इसको प्रैक्टिकल वे में समझने का प्रयास करते हैं. इसके लिए मैंने क्या लिया, एक दिया लिया, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक जलते हुए दिया लिया था, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं. तो इसमें से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो उष्मा का प्रवाह हो रहा है. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसके आसपास रख के देखते हैं और हम फील करते हैं कि हमको समान रूप से उष्मा क्या है महसूस हो रहा है या फिर नहीं. ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या दिया है. ओके, तो जैसे क्या करते हैं हम लोग इसकी चारों, जैसे कि इसको हम लोग देख सकते हैं इसके जो चारों क्या करते हैं हम लोग हाथ को अपने रखते हैं. तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग चारों ओर क्या इसकी उष्मा को समान रूप से महसूस कर सकते हैं. अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी जो कंपोनेंट जैसे कि लालटेन, लैंप अथवा दिए के आसपास अपने हाथ को रखते हैं तो हमको समान रूप से गर्माहट महसूस होगा. ओके, तो इसको आप लोग क्या है अब इजीली अपने घरों में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमको समान रूप से जो उष्मा है वह महसूस हो रहा है या फिर नहीं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. When heat energy reaches an object through radiations, the same amount of heat is absorbed by the object and is called as a good observer. A good observer of heat is also a good emitter of heat.
यदि विकिरण के द्वारा ऊष्मा किसी तल पर पड़ती है और तल के द्वारा क्या किया जाता है, ऑब्जर्व अर्थात अवशोषित कर लिया जाता है, तब वह ऊष्मा का अच्छा ऑब्जर्वर अर्थात ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। ठीक इसी प्रकार से ऊष्मा के जो अच्छे ऑब्जर्वर अर्थात ऊष्मा के जो अच्छे अवशोषक होते हैं वह ऊष्मा के अच्छे एमिटर अर्थात अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। थिंक, सोचिए, why do we wear light colored clothes during summers and dark colored clothes during winters? You will find the answer to this question through the following activity. Okay, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, गर्मियों में हल्की या सफेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? You will find the answer to this question through the following activity. इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे दिए गए क्रियाकलाप द्वारा मिलेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्रियाकलाप को समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आंसर का समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट डू वी वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर एंड डार्क कलर्ड क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। ओके, एक्टिविटी 4, क्रियाकलाप 4। ओके, तो चलिए इसको क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री, a utensil paint with black color, a similar shiny utensils of steel and another earthen utensil. ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक बर्तन जिसे ब्लैक कलर अर्थात काले रंग से रंग दिया गया हो, सिमिलर शानी यूटेंसिल ऑफ स्टील अर्थात एक चमकदार बर्तन स्टील का, एवं एंड अनदर अर्थन यूटेंसिल अर्थात एक मिट्टी का बर्तन लेते हैं। ओके, तो क्या करता है, एक काले रंग का बर्तन, एक चमकदार बर्तन एवं एक मिट्टी का बर्तन लेते हैं। ओके, प्रोसीजर अर्थात विधि, फिर द 3 utensils with water and put them in sunlight। सर्वप्रथम क्या करते हैं हम लोग, तीनों बर्तनों में पानी भरते हैं, उसके पश्चात इसको धूप में रख देते हैं। After some time, note down the temperature of water in all 3 utensils using a thermometer। ओके, तो कुछ समय के पश्चात क्या करता है, तीनों बर्तनों के पानी का तापमान हम लोग थर्मोमीटर की सहायता से नोट करते हैं। ओके, which utensil has water with a higher chest temperature and which one has lowest temperature water? किस बर्तन के पानी का तापमान सबसे अधिक होगा और किसका सबसे कम होगा? ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र में देख सकते हैं, फिगर 9, heat emission and absorption of the object depends on its color and nature। अर्थात चित्र 9, ऊष्मा का एमिशन अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन, ऑब्जर्वेशन अर्थात अवशोषण वस्तु के रंग तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, क्ले पार्ट मिट्टी का बर्तन, ब्लैक पॉट काले रंग का बर्तन एवं व्हाइट ग्लास पार्ट अर्थात सफेद चमकीला बर्तन। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर को देते हैं। ओके, तो विच यूटेंसिल हैज वाटर विद हाईएस्ट टेम्परेचर एंड विच वन हैज लोवेस्ट टेम्परेचर वाटर? किस बर्तन के पानी का तापमान सबसे अधिक होगा और किसका सबसे कम होगा? ओके, तो जो ब्लैक पार्ट था, जो काले रंग का जो बर्तन है, इसका जो टेम्परेचर वह सबसे अधिक होगा, और जो क्ले पार्ट था, जो मिट्टी का जो बर्तन है, इसका जो तापमान वह सबसे कम होगा। ओके, तो चलिए इसके रीजन था, इसके कारण को समझने का प्रयास करता है कि जो ब्लैक पार्ट वह सबसे अधिक गर्म एवं क्ले पार्ट सबसे कम गर्म क्यों होगा। ओके, चूंकि जो ब्लैक पार्ट होता था, जो काले रंग का जो बर्तन होता है, क्या करता है, ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता था, कि काला रंग क्या करता है, ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है, जिसकी वजह से जो ब्लैक पार्ट काले रंग का बर्तन को जो तापमान होता है वह सबसे अधिक होता है। ओके, परंतु जो क्ले पार्ट होता था, जो मिट्टी का जो बर्तन होता है, वह ऊष्मा को कम अवशोषित करता है, जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है सबसे कम होता है। ओके, इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि जो व्हाइट ग्लेज्ड पार्ट होता था, सफेद चमकीला बर्तन है, वह क्या करता है, वह क्या होता है, वह मिट्टी की बर्तन था, क्ले पार्ट की तुलना में गर्म परंतु ब्लैक पार्ट की तुलना में कम गर्म होता है। अर्थात ये क्या होता है, मीडियम में होता था, या ब्लैक पार्ट की तुलना में कम गर्म होता है परंतु क्ले पार्ट की तुलना में अधिक गर्म होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। इन द सेम वे पुट ऑल द 3 यूटेंसिल इन अ कोल्ड प्लेस। इसी प्रकार से तीनों बर्तनों को किसी ठंडे स्थान पर रख देते हैं। द टेम्परेचर ऑफ विच यूटेंसिल रिड्यूस द फास्टेस्ट? किस बर्तन का तापमान सबसे पहले कम होगा? ओके, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो क्ले पार्ट था, जो मिट्टी के जो बर्तन का जो तापमान है वह सबसे पहले कम होगा। क्यों? तो चलिए इसको समझते हैं।
चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो क्ले पार्ट होता है था, जो मिट्टी का जो बर्तन का जो तापमान होता है क्या होता है वह सबसे कम था, जिसकी वजह से इसमें से जो ऊष्मा होगी क्या हुआ जल्द ही बाहर निकल जाएगा। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो क्ले पार्ट अर्थात जो मिट्टी का जो बर्तन का जो तापमान है वह सबसे पहले कम होगा। ओके, you may notice that the absorption and emission of heat depends on two factors. First, on the temperature of object, and second, on the color of the object or surface, smooth or rough. ओके तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन किया कि जो उष्मा का जो अवशोषण अर्थात जो ऑब्जर्वेशन रहा एंड एमिशन अर्थात जो उत्सर्जन रहा दो बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन से? तो फर्स्ट है ऑन द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थात वस्तु के ताप पर, और दूसरा है ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट और इट्स सरफेस, स्मूथ और रफ अर्थात वस्तु की रंग तथा उसकी सतह की प्रकृति पर अर्थात खुरदरा या चमकदार। कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट्स होता है, फिर जो कोई भी कंपोनेंट्स होता है, जैसे कि यहाँ पर देखा कि जो ब्लैक पार्ट होता है, ये जो ब्लैक पार्ट होता है क्या करता है? उष्मा को अधिक ऑब्जर्प्शन करता था, उष्मा को अधिक अवशोषण करता है, जिसकी वजह से इसके ताप में वृद्धि होता है। ओके, इसी प्रकार से कोई भी जो कंपोनेंट्स होता था, कोई भी पदार्थ होता है क्या करता है? वह उष्मा का एमिशन अर्थात उत्सर्जन करता है, तो इस स्थिति में उसका तापमान है वह कम होता है। ओके, दूसरा है ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट और सरफेस। ओके, तो दूसरा है यह डिपेंड करता है कि वस्तु का प्रकृति क्या है अर्थात वस्तु का रंग क्या है, जैसे कि खुरदरा है या फिर चमकदार है या फिर उसका रंग है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो ब्लैक पार्ट था, जो गहरा या फिर जो काला रंग होता है क्या करता है? उष्मा को अधिक अवशोषित करता है, जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है वह अधिक होता है। तो आप इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं क्या होता है कि you may notice that the absorption and emission of heat depends on two factors. They are first on the temperature of object and second that on the color of the object or its surface, smooth or rough. तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि उष्मा का अवशोषण व उत्सर्जन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला वस्तु के ताप पर और दूसरा है वस्तु के रंग तथा उसकी सतह की प्रकृति पर, खुरदरा या चमकदार। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन का आंसर समझने का प्रयास करते हैं कि गर्मियों में हल्के या सफेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ओके, क्वेश्चन है थिंक व्हाई डू वी वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ ड्यूरिंग समर्स एंड डार्क कलर्ड क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर्स। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि गर्मियों में हल्के या सफेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर भी इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में समझते हैं। ओके, तो गर्मियों के दिनों में क्या है? लाइट कलर्ड क्लॉथ था जो सफेद रंग के कपड़े या फिर हल्के रंग के कपड़े क्यों पहने जाता है? क्योंकि गर्मियों के दिनों में क्या होता है? अत्यधिक धूप होता है, जिसकी वजह से हल्के या सफेद रंग के कपड़े पहने जाता है। क्यों? क्योंकि जो हल्के या सफेद रंग के कपड़े होता है उष्मा को कम अवशोषित करता है, जिसकी वजह से हमको कम धूप लगता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से क्या है जो ड्यूरिंग समर सीजन था, जो गर्मियों के दिनों में क्या ड्यूरिंग विंटर्स अर्थात सर्दियों के दिनों में क्या किया जाता है? डार्क कलर्ड क्लॉथ अर्थात काले या फिर गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? तो चलिए समझते हैं। सर्दियों के दिनों में क्या होता है? बहुत ही ठंड होता है, तो इस स्थिति में काले या गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो काले या जो गहरे रंग के जो कपड़े होता है वह उष्मा को अधिक अवशोषित करता है, जिसकी वजह से काले या गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।